वेलकम विजन एंड प्लानिंग। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आया हूं एसएससी टियर 1 के लिए लगभग 10 डेज बचे हैं अप्रॉक्सीमेटली, अलग अलग एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए। लास्ट 10 डेज में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात, बी रिलैक्स। टेंशन में आने से किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जो भी आपने आज तक पढ़ा है वह आपकी उस जर्नी का एक भाग है जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। जो पढ़ा है उस पर विश्वास कीजिए और अगले समय में जो करीब करीब 10 डेज बचे हैं, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग 1 वीक से लेकर के 15 डेज तक बचे हैं, मैं उन्हें 10 डेज बोल करके निरूपित करूंगा। तो इन 10 डेज में क्या करें? कूल एंड काम रहें, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये सोच लें कि बचे हुए समय में पूरा उपयोग कैसे किया जाए, वो करें और एग्जाम हॉल में परफॉर्म करें। इन 10 डेज में क्या रणनीति होनी चाहिए? कोई नया टॉपिक टच नहीं करना है, छोड़ दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि सारा टॉपिक जो पढ़ेंगे वही पास करेंगे, ऐसे भी ये टियर 1 है, इसमें बड़ी संख्या में सिलेक्शन होगा। इसके बाद टियर 2 है। जो संतुलन बना करके रख सके अभी भी और एग्जाम हॉल में भी, सक्सेस उन्हें ही मिलेगा। क्वेश्चंस के जो नेचर हैं वो 1 ईयर को छोड़ दिया जाए, जिसमें रियल में टफ था पिछले 4-5 साल में, तो सामान्यतया ठीक ठाक हैं और आप बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं। सीटें कम होती हैं, ऑल इंडिया एग्जाम है, बैंक की तुलना में इसे टफ माना जाएगा। क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बैंक की तुलना में आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन बैंक की तुलना में टफ ज्यादा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को ऐसे भी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इवन बहुत सारे बैंक में जॉब करने वाले लोग एसएससी सीजीएल देते हैं, इवन बैंक पीओ तक एसएससी सीजीएल पसंद करते हैं। इसलिए इस जॉब का अपना ही चार्म है। तो सुनिए, लास्ट 10 डेज में मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, स्पेशली मैथमेटिक्स में बात करूंगा, थोड़ा जनरल स्टडी में बात करूंगा कि आप क्या करें इन दिनों में, क्या करें। रीजनिंग में जो आपने पढ़ा है विश्वास कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, नए चैप्टर को कवर मत कीजिए। टेस्ट जो है ना, ऑनलाइन टेस्ट, इस पर ज्यादा जोर मत दीजिए, फ्रस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आप कुछ सीखते नहीं है, जो आपको आता है वो टेस्ट होता है, उसका नाम ही है टेस्ट। इसलिए समय है सीखने का, न कि रोज रोज 2 बार 3 बार टेस्ट लेने का। क्या हो जाएगा टेस्ट लेने से? इस टेंशन को साइड कीजिए, 1-2 टेस्ट दे दिया, खत्म, छोड़िए, हटाइए, सब्जेक्ट को पढ़िए, सब्जेक्ट को। तो रीजनिंग में जो कुछ भी आपने पढ़ा है पढ़िए। रीजनिंग तो ऐसे भी दिमाग की चीज है, जिनको भी समझ में आता है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। इसलिए रिवीजन के अलावा रीजनिंग में और कुछ मत कीजिए। टाइम नहीं है ना, 10 डेज में सोचना है। इंग्लिश जो पढ़ चुके विश्वास कीजिए, थोड़ा बहुत और पढ़िए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तो दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को रियल में दिक्कत है। आज तक जो आपने पढ़ा है वही काम आएगा। लास्ट 10 डेज में इंग्लिश पर मेहनत करना टाइम वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि सीख तो सकिएगा नहीं, और जो समय दूसरे सब्जेक्ट पर देना था वो इस पर देकर के समय जाया होगा। अगर आज तक आपने इंग्लिश में कुछ सीखा है तो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसलिए इंग्लिश में ज्यादा जोर मत दीजिए लास्ट 10 डेज में। जोर किस पर देना है?
मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। मैथमेटिक्स में लास्ट में मैं बात करूंगा। सबसे पहले जनरल स्टडीज में बात करता हूं। जनरल स्टडीज आपने आज तक पढ़ा होगा, लास्ट 10 डेज में उपयोग करना है। तो आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, नोट किया है, सबसे पहले उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। वो सबसे पहले जरूरी है। जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, कुछ के आपने नोट्स तैयार किए होंगे, कुछ को आपने पढ़ के छोड़ दिया होगा। जो नोट्स तैयार किए होंगे उन्हें एक बार रीडिंग लगा लीजिए। जिन्हें एक बार पढ़ के किसी बुक से छोड़ दिया होगा, एक बार उसकी रीडिंग लगा लीजिए। इससे रिफ्रेश हो जाए, चीजें रिफ्रेश हो जाए। मैं कुछ टॉपिक के बारे में स्पेशली कहूंगा, लेकिन उससे पहले जनरल स्टडीज को करंट अफेयर के आईने में देखिए, विशेष रूप से इकोनॉमिकल एरिया में। अर्थशास्त्र पढ़ना है, अर्थशास्त्र के थ्योरी में ज्यादा जाने से फायदा नहीं है। थ्योरी तो एक आम व्यक्ति को समझ में आती है और ज्यादा दूर तक समझ में आएगी नहीं, जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के नहीं है। इंडिया का इकोनॉमी, हर मैटर तो इकोनॉमिक्स से तय होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स ना समझ करके भी लोग समझते हैं। शेयर बाजार जानते हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव जानते हैं, इकोनॉमी में उतार चढ़ाव जानते हैं, जॉब आया गया, प्रॉब्लम्स क्या है वो आप जानते हैं, पढ़ते भी आए हैं। इंडियन इकोनॉमी को करंट अफेयर्स के संबंध में, के संदर्भ में आप देखें। 5 ईयर प्लान के अंतर्गत भारत का किस तरह से विकास हुआ, कौन से टारगेट रखे गए, क्या अचीव हुआ और आगे क्या होना है। इकोनॉमिक्स में एक बड़ा सेक्शन यहां से होगा क्वेश्चन का, उसे ही आप देखें। वो भी आपने पहले से देखा होगा, उसे ही आप रिवीजन करें। करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज का बड़ा पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। समसामयिक घटनाएं, उन्हें जरूर देखें, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स अगर 7, 8 आए, 6 से लेकर 10 के बीच, तो इसका बड़ा महत्व होगा सिलेक्शन में। तो करंट अफेयर्स पर ज्यादा जोर दें, जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स पर ज्यादा जोर दें। मेरा कहना है कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी, भारत का इतिहास और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये दो ऐसा एरिया है कि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें स्कोर होने का चांस है। हिस्ट्री में, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी में, नया तो पढ़ना नहीं है। जिसको आपने एक बार भी पढ़ा होगा सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, ये आप समझ लें। कोई भी नया टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसमें से अभी क्या पढ़ेंगे वो मैं अभी कहूंगा। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सिंपलिसिटी के ख्याल से सबसे सिंपल होता है एंशिएंट हिस्ट्री। लंबा पीरियड लेकिन सीधा, और छोटा पीरियड और सबसे टफ नजर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। आपको 200 साल का पढ़ना है लेकिन खूब पढ़ना है, और वहां पर 2000 साल का पढ़ना है एंशिएंट में, लेकिन बड़ा सीधा रास्ता जाता है। आप मौर्य डायनेस्टी बोलते हैं तो बस मौर्य ही दिखता है और कोई दिखता ही नहीं है। लेकिन शेर शाह बोलेंगे तो उस समय देश के हर इलाके में कौन कौन शासन कर रहे थे वो भी नजर आएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो सब कुछ इस देश में ही होता है। क्या मजदूर आंदोलन, क्या किसान आंदोलन, क्या क्रांतिकारी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, कांग्रेस के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, उसी टाइम पीरियड में सब कुछ होते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चंस नेशनल मूवमेंट से आएंगे, और नेशनल मूवमेंट सबको अच्छा भी लगता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन आजादी की लड़ाई इसके प्रति तो शुरू से आकर्षण रहा है। तो आजादी की लड़ाई के अंतर्गत आपको 1885 से लेकर के 1947 के बीच कांग्रेस के अंतर्गत चलने वाले आंदोलन, उनको एक बार शॉर्ट में देख लीजिए गांधी जी के संदर्भ में। लेकिन गांधी जी के संदर्भ का मतलब क्या है? 1885 में तो गांधी जी नहीं आए थे, उस समय तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी ये लोग थे। इनका बड़ा रोल है, और फर्स्ट 20 इयर्स तो यही लोग हैं। उसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक,
एक बड़ी हस्ती के रूप में उभर कर सामने आते हैं और गांधी के पदार्पण 1919 तक उनका ही बोलबाला रहता है। उनके संदर्भ में जो आंदोलन चले, क्रांतिकारियों के साथ भी, मजदूरों के साथ भी और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी बाल गंगाधर तिलक का संबंध रहा। इसलिए बाल गंगाधर तिलक एक व्यक्ति के रूप में बड़ा मायने रखते हैं। क्रांतिकारी घटनाएं उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट हैं। आंदोलन का नरमपंथी फेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी जब आते हैं राष्ट्रीय राजनीति में 1919 में उनका पदार्पण होता है। हालांकि वो 1917 में ही चंपारण से शुरू कर चुके थे, लेकिन 1919 के बाद का काल गांधी काल कहलाता है। गांधी जी के अंतर्गत जो आंदोलन चले उन पर एक झलक देख लीजिए। स्पेशली असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च से होते हुए भारत की आजादी तक, तो कई क्वेश्चंस आप सॉल्व करने में सफल रहेंगे। और ये आपके इंटरेस्ट वाला एरिया है, ऐसा आपको करना चाहिए। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री अलग अलग डिपेंड करता है। किसी को प्राचीन भारत का इतिहास अच्छा लगता है, किसी को मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री अच्छा लगता है। तो इसमें से जो अच्छा लगता है उसका रिवीजन करें। जो अच्छा ना लगता है उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एक बार थोड़ा सा पढ़ करके छोड़ दें, लेकिन जो अच्छा लगता है उसे सॉलिड बनाएं। क्योंकि करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब में से 2 या 3 एरिया में भी अगर आपका एवरेज परफॉर्मेंस रहा तो आप जनरल स्टडी, जो एक तरह से आपके लिए प्रॉब्लम सिद्ध होता है, उसमें एक अच्छा स्कोर कर लेंगे और ये आपको सिलेक्शन करा सकता है। अब सवाल है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में मैंने टारगेट दिया बैंकिंग वालों को कि अगले 10 to 15 डेज में क्या करना है। आपका तो 10 डेज में एग्जाम ही है। आपको मैं उनका उल्टा बोलता हूं। उनको मैंने सीरीज और दूसरी चीजें कही थी, अप्रॉक्स सिंप्लीफिकेशन। आपको नहीं, आपको चैप्टर बेस्ड। उसका डेटा इंटरप्रिटेशन बड़ा आसान होता है। आप में से कुछ लोगों को बहुत आसान लगता होगा, कुछ लोगों को टफ लगता होगा। तो हल्का हल्का सिंपल डीआई जो है वो आप मेरे वीडियो एपिसोड से देख लें। वो कर लेने से वो 5 क्वेश्चन का 1 सेट तो पक्का है और तुरंत आप 1.5-2 मिनट में बना लेंगे। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। डीआई को न छोड़ें। ये सिर्फ बैंक का नहीं है, ये आपका भी है। इसके बाद चैप्टर्स जो आपने पढ़े होंगे उनका हल्का हल्का रिवीजन करें, लेकिन टेस्ट से बचें। प्लीज टेस्ट से बचें। ऑनलाइन टेस्ट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको सिर्फ टेंशन क्रिएट करवाएगा। लास्ट 10 डेज में ऑनलाइन टेस्ट नहीं। टेस्ट क्या करना है भाई? इन दोनों मुझे पढ़ना है कि टेस्ट देना है? टेस्ट तो वो महा टेस्ट है, उसमें तो एसएससी लेगा ही टेस्ट। चैप्टर्स में गुच्छे में एसएससी में क्वेश्चन आते हैं। बैंक में तो खैर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं बनता है, नहीं आता है। लेकिन यहां पर टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये 3 चैप्टर का एक समूह है। इसको जरूर पढ़िए इन 10 डेज में। इनसे कई क्वेश्चंस आएंगे। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर, इन दोनों चैप्टर का एक समूह है। इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे और आप बना भी सकेंगे। इन्हें जरूर देखें। सिंप्लीफिकेशन एक बड़ा पार्ट है। मुश्किल से 5-6 फॉर्मूला है, बल्कि 3-4 फॉर्मूला अलजेब्रा में जो आप पढ़ते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला, उनका इस्तेमाल करके सिंप्लीफिकेशन है और बहुत बढ़िया से बना सकेंगे। सिंप्लीफिकेशन में भी फॉर्मूला है और अलजेब्रा में भी वही फॉर्मूला है। मैंने फॉर्मूला एट ए ग्लांस बोल करके जो दिया था, वो आप जैसे ही वीडियो देखेंगे सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे अलजेब्रा के। और सिंप्लीफिकेशन में उसका बड़ा महत्व है। देखिए एसएससी सीजीएल में सिंप्लीफिकेशन के 5 या 7 क्वेश्चंस के आसपास जो भी रहेंगे 25 में, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है, क्योंकि वो सभी बनाएंगे। तो जो नहीं बना पाएंगे उनको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उसके सारे क्वेश्चंस को सही समय पर बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो सिंप्लीफिकेशन में गलती करने का मतलब है पीछे हट जाना। टाइम एंड डिस्टेंस का जो सेक्शन है, मैंने कहा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, और टाइम एंड वर्क एंड
पाइप्स एंड सिस्टर्न, इसमें बनाने पर लड़ाई में आप रहेंगे, लड़ाई में रहेंगे। कहां पर प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ऐसा कीजिए, जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करते हैं, चारों छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं। और कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एडवांस मैथ अच्छा लगता है लेकिन बाकी जो क्वांट्स है उसी में दिक्कत होती है। तो दोनों तरह की समस्याएं हैं। जिनको क्वांट्स में दिक्कत होती है, क्वांट्स के इन एरिया में स्पेशली मेहनत करें। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्रुप है, इससे 2-3 क्वेश्चन होंगे, इसको जरूर करें। टाइम एंड डिस्टेंस वाला करें, टाइम एंड वर्क वाला करें, सिंप्लीफिकेशन वाला करें। इस पर ज्यादा जोर दें जिनको क्वांट में दिक्कत होती है, जिनका एडवांस मैथ स्ट्रांग है। लेकिन जिनको एडवांस मैथ में प्रॉब्लम है वो पूरा छोड़ देते हैं। तो कैसे पास कीजिएगा? उसमें अलजेब्रा बहुत अच्छा से कर सकते हैं, कर तो सब सकते हैं, पर अभी मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। लास्ट 10 डेज है, मैं इसके बाद जो बोलना होगा बोलूंगा। फिलहाल ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट नहीं करना है, अलजेब्रा पर कॉन्सेंट्रेट कर जाइए। यह अलजेब्रा आपको पास करा देगा। क्वांट प्लस अलजेब्रा। अलजेब्रा में मेरा जो भी वीडियो एपिसोड है वो पूरे एडवांस मैथ में सफिशिएंट वीडियोस नहीं है, कम है, बाकी जगह पर काफी है, लेकिन पूरे क्वांट में अलजेब्रा में सफिशिएंट वीडियोस है। उन सारे वीडियोस को अलजेब्रा वाला देख जाइए, आपका काम हो जाएगा। ट्रिगो में वीडियोस कम हैं, लेकिन जितने हैं वो आपको अच्छी संख्या में क्वेश्चन पास करा देंगे, क्वेश्चन बनवा देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देख लें, अलजेब्रा के देख लें। ज्योमेट्री में जितना है सफिशिएंट नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। लेकिन जिनकी ज्योमेट्री स्ट्रांग है बहुत अच्छी बात है, जिनकी स्ट्रांग नहीं है वो अब इन 10 दिनों में, 10 डेज में ज्योमेट्री में माथा पच्ची ना करें। जैसे मैंने कहा था, इंग्लिश में माथा पच्ची ना करें, ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन ना रखें, ज्योमेट्री से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। वेस्टेज ऑफ टाइम। 10 डेज है, आपके लिए हर मिनट हर घंटा बहुत मायने रखता है। इसलिए आप अलजेब्रा पर कंसंट्रेट कर जाए, एडवांस मैथ में आप ट्रिग्नोमेट्री पर कंसंट्रेट कर जाए। ये 2 पर कर जाने से आपका काम हो जाता है। आपको क्वालिफाई करना है, Tier 1, टॉप नहीं करना है। इन 10 दिनों में टॉप करने का टारगेट नहीं होगा। जो लोग पहले से बढ़िया से पढ़ते आए हैं वो जरूर टॉप करेंगे, लेकिन जिनका वीक है एरिया वो क्वालिफाई करने पर जोर दें। बेवजह का टेस्ट सीरीज ना बनाए, मैं बार बार कहता हूं। बेवजह के प्रैक्टिस पेपर ना बनाए, मैं बार बार कहता हूं। इन 10 डेज में आपको क्या करना है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या नहीं करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इधर उधर का प्रैक्टिस पेपर ना बनाएं। मैगजीन का दूसरे साइट में जाकर के प्रैक्टिस पेपर ना बनाएं। इन 10 डेज में आज तक जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बनाएं। प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी ज्यादा माथा पच्ची इन 10 डेज में ना करें। आज तक तो आपने बनाया ही होगा प्रीवियस ईयर्स पेपर। जिन क्वेश्चंस को आपने बनाया है, सॉल्व किया है, उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करने का प्रयास करें। अपने ऊपर विश्वास रखें। आपने जो स्टडी की है ईमानदारी के साथ स्टडी की है और ये आपको मंजिल तक ले जाएगी। अगर आपने अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ इन 10 डेज में भी कंसंट्रेट किया क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आपका प्रीलिम्स में यानी Tier 1 में अवश्य रिजल्ट होगा। और Tier 1 में रिजल्ट होने का मतलब आपके पास फिर से 3 मंथ्स मिल जाएंगे, और इन 3 मंथ्स में पक्की तैयारी हो सकती है Tier 2 की। इसलिए आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें, आप मेहनत करें, 10 डेज में अपने को झोंक दें, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट।